I am Sachin Bhardwaj, computer programmer and database expert. Welcome to our channel Attitude Academy. Let's start our topic C++ fundamentals. C++ लैंग्वेज प्री प्रोसेसर, यानी कि अगर आप देखो तो C++ में सबसे पहले जो जानकारी होती है वो किसकी होती है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की। यानी कि आपका प्रोग्राम जो आप बना रहे हो, कोडिंग जो आप कर रहे हो, उसको स्टार्टअप कहाँ से करना है, किस तरह से लिखना है, हेडर फाइल्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, सी या C++ की फाइल सेव कहाँ होती हैं, हेडर फाइल डायरेक्टिव कैसे करता है अपने कोड को, या आपको मैं बताना चाहूँ कि जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दे रखा है कि iostream.h, यानी कि ये क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम हैश से स्टार्ट करते हैं। यानी कि ऑल द लाइन इन द प्रोग्राम दैट बिगिन विद द हैश साइन आर द प्रोसीड बाय द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. The hash include directory causes the pre-process to efficiently insert the stdio.h into the C program. When the compiler compile the program, it sees the content of the stdio.h file instead of the preprocessor directives. अगर मैं आपको इधर लेके जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड iostream.h, फिर उसके बाद लिख रखा है void main और फिर कर्ली ब्रेसेस आप देख सकते हो। इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। और अगर आपको इसमें लिखना है क्लियर स्क्रीन या सी आउट, इन स्टेटमेंट्स का क्या मोटिव है, यानी कि इसमें मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कमेंट का मतलब होता है इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन को तैयार जब आप करते हो तो वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो कमेंट नेवर बी एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट्स, और उसके जस्ट बाद आपने देख रखा होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दैट इज आल्सो नोन एज द हेडर फाइल्स। यहाँ पर आप किसी भी हेडर फाइल्स को इन्वॉल्व करोगे और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो। फिर एवरी प्रोग्राम स्टार्ट विद द मेन मेथड। कई बच्चों को ये दुविधा होती है कि सर हमने हैश लिख दिया या कमेंट लिख दिया तो प्रोग्राम वहां से स्टार्ट हो गया। नो, कंपाइलर रीड द फर्स्ट लाइन, दैट इज कॉल्ड द मेन मेथड। मेन मेथड या मेन फंक्शन एक ही बात होती है, और उसके जस्ट बाद आपको लिखना होता है कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग, and after that number of statement end with the semicolons, that is called the body of the main functions. हर एक प्रोग्राम को आपको इसी तरह से स्टार्टअप करना है, मेन के जस्ट बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है और एवरी प्रोग्राम एंड ऑन द कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और जितनी भी आप इसके अंदर स्टेटमेंट लिखोगे दैट इज द एंड ऑफ द सेमीकॉलंस। जैसे मैंने आपको बताया है कि सी या C++ का जो स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है दैट इज द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सी। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सी आउट, और सी आउट का जो हमारे पास एक लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन से इसको एंड कर दिया है, दैट इज कॉल्ड द एंड ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो सिंपल तरीके से दिस इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज, हमेशा अपर एंड लोअर केस का विशेष ध्यान रखना है, और जितना भी हम यहाँ पर कोडिंग लिख रहे हैं और उसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। और एवरी प्रोग्राम जब हमें सेव करना होगा तो उसका एक्सटेंशन होगा .cpp, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ C++ प्रोग्राम। माय डियर, डेटा टाइप्स इन C++, डेटा टाइप C++ में क्या होता है, उसका रोल क्या है, तो जैसा मैंने इसमें लिख रखा है इस वीडियो में, दो तरह के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग इंटीजर, डबल इंटीजर, दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव। अगर मैं इसकी डेफिनेशन, वन लाइन की डेफिनेशन देना चाहूं तो सिंपल डेफिनेशन मेरी ये आती है, इट कैन नॉट बी कंपोज्ड एनी अदर डेटा टाइप दैट इज नोन एज द प्रिमिटिव डेटा टाइप। इंटीजर, यानी कि आपको कोई वैल्यू होल्ड करनी है प्रोग्राम में नंबर्स में, तो आप क्या लिख सकते हो, इंट। अगर आपको फ्लोटिंग, यानी कि अगर आपको किसी की सेल इनपुट करनी है या कोई पॉइंट्स में नंबर लेना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो फ्लोटिंग डेटा टाइप। अगर आपको यूज करना है कोई करेक्टर एज ए मेल एंड फीमेल, तो उसके लिए आपके पास डेटा टाइप होता है कैर, CHAR, दैट इज कॉल्ड द कैर डेटा टाइप्स। और अगर मैं बात करूं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, जिसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोला जाता है, दैट कैन बी कंपोज्ड बाय द फंडामेंटल डेटा टाइप्स। तो इस तरह से दो डेटा टाइप्स आपके पास डिफाइन है, जैसा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बहुत बड़ा रोल है प्रोग्रामिंग में।
एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो मेरे साथ इस वीडियो में। वेरिएबल्स का क्या रोल है, वेरिएबल्स क्या करते हैं? वेरिएबल्स को हम समटाइम्स वी नोन एज द आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स यानी कि आइडेंटिटी करेगा कि वो वेरिएबल्स में जो वैल्यू होल्ड है वो किस तरीके की है। फॉर एग्जांपल इंटीजर के अंदर अगर मैंने आई 10 लिख रखा है तो आई को कौन बिलोंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द डेटा टाइप। लेकिन उसके अंदर जब हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द 10 20 या समथिंग अदर, हम कुछ भी उसके अंदर इनपुट कर रहे हैं तो उसके डेटा टाइप से तो बिलोंग होगा, लेकिन उस वेरिएबल को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर्स ऑफ द सी प्लस प्लस। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसा पहला मैं आपको रूल्स बताता हूं, दैट इज कॉल्ड द केस सेंसिटिव। यानी कि अगर आप कोई वेरिएबल लिख रहे हो तो उसको आपको ध्यान रखना है कि वो कैपिटल लेटर में लिखा है, लोअर लेटर में लिखा है, यानी कि बोथ आर द डिफरेंट्स। अगर आपने कैपिटल ए लिखा है और स्मॉल ए लिखा है तो बोथ आर द डिफरेंट, दिस इज नॉन एज द केस सेंसिटिव। तो वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। दूसरी चीज कि हमें वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करने से पहले ये देखना है कि उसके अंदर हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं की। जैसे मैंने एग्जांपल दिया इंट 7a, तो ये कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता। आपको लिखना है इंट a7। a7 का मतलब हो गया कि ये एक वेरिएबल है, ये होल्ड करेगा क्या, इंटीजर वैल्यू को, राइट। थर्ड नंबर पे हमें स्पेस नहीं देना, कभी भी वेरिएबल का नेम लेते वक्त हमें स्पेस नहीं देना, यानी कि अननेसेसरी स्पेस या वाइट स्पेस हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सिंपल तरीके से आप प्रोग्राम को डिजाइन करोगे, वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वेरिएबल नेम शुड बी स्मॉल एंड मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल आपको लेंथ इनपुट करना है तो आपको जरूरी नहीं पूरा लेंथ लिखना है, पूरा वर्ड लिखना है, आप LEN लिख सकते हो, L लिख सकते हो। तो वेरिएबल नेम शुड बी स्मॉल एंड मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट। So this is the C++ variable that hold the value as a temporarily of the program, that is known as the identifiers. अब C++ constant क्या कहलाते हैं, literals क्या कहलाते हैं? My dear, this is the size of memory। कि अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा कुछ फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं, उनका साइज कैसे होता है, कितने बाइट्स के होते हैं, कितने केबी के होते हैं, कितने एमबी के होते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर जो बात होती है वो बाइट्स की होती है कि वेरिएबल का जो साइज होता है वो बाइट में होता है। जब पूरा प्रोग्राम हमारे पास जनरेट हो जाता है तो वो केबी में जनरेट होता है या एमबी में जनरेट होता है, दैट इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कोडिंग। इसलिए सबसे पहले हमारे पास एक इसमें सिंपल सा एक डेटा टाइप, या वी कैन से दैट कि डेटा टाइप के बिहाफ पे हम चेक कर सकते हैं कि वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है साइज ऑफ कैर, एक मैसेज रिप्रेजेंट कर रखा है, इसमें लिख रखा है साइज ऑफ कैर, यानी कि कैर बाय डिफॉल्ट कितने बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है। ये मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा लाइव इंप्लीमेंटेशन करके एक एक प्रोग्राम का, विद हाउ टू राइट दिस कोड एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। यानी कि इंटीजर हमारे पास 2 बाइट लेता है, लॉन्ग इंटीजर हमारे पास 8 बाइट लेता है, फ्लोट हमारे पास 4 बाइट लेता है, डबल हमारे पास 4 बाइट लेता है, एंड लॉन्ग डबल हमारे पास 8 बाइट लेता है। दैट इज कॉल्ड द साइज ऑफ द डेटा टाइप्स। इसी को हमने बोला यहाँ पर लिटरल या कांस्टेंट, यानी कि अगर आप कोई वैल्यू न्यूमेरिक में लिख रहे हो तो उसे इंटीजर कांस्टेंट बोला जाता है। अगर आपने कोई नंबर में पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आपने कोई नंबर, उसको हम फ्लोटिंग या डबल में बिलोंग करते हैं। अगर आपने कोई भी डेटा टाइप एज ए सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिख रखा है तो उसको हम एज ए करेक्टर ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द करेक्टर कांस्टेंट। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर सिंगल कोट्स लगा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड द करेक्टर कांस्टेंट। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा अमित, तो अमित में कितने अल्फाबेट हैं, 4, तो दिस इज रिप्रेजेंट ऑन द डबल कोट्स, दैट इज रिप्रेजेंट ऑन द स्ट्रिंग, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि C++ को डाउनलोड कैसे करना है, C++ का सॉफ्टवेयर कैसे प्रोसीड करेगा, किस तरह से आपको फाइल डाउनलोड करनी है। तो आप मेरे पास इस वीडियो में बने रहें और देखते रहें। गूगल के ब्राउजर पे जब मैं यहां पर आ चुका हूं तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको सिंपल लिखना है C++ फ्री डाउनलोड, और यहां पर आप देख सकते हो एक सिंपल सा यहां पर लिखा हुआ है कि विंडोज 7 8 या कोई भी वर्जन आपके पास है, विंडोज 10 भी है, और 62 बिट हो या 64 बिट हो, इट डजेंट मैटर कि कौन सा बिट है आपका, वो अपने आप ऑक्यूपाई करेगा। सिंपल तरीके से आपको यहां से क्लिक करना है और डाउनलोड द C++ हेयर, यहां पर लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देना है। ओनली द फ्यू स्टेप्स,
इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ C++ यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। हो सकता है ये विन जार की फाइल हो, डजेंट मैटर कि कोई भी फाइल है आपके पास। आप पहले इसको डाउनलोड कर लेंगे, देन उसके बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक फ़ोल्डर बन के आ गया है, और इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप, नहीं तो सीधा आप डायरेक्टली क्लिक करके भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उस फोल्डर को। और उसके जस्ट बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉलेशन मिल रही है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करते ही एक्सेप्ट वाला जो पहला रेडियो बटन है इसको क्लिक करना है, देन नेक्स्ट, और उसके बाद इंस्टॉल्ड। बहुत ही सिंपल सा स्टेप जिसके थ्रू आपने C++ को डाउनलोड करा, और आप देख सकते हो कि सिंपल तरीके से ये कुछ ओनली द फ्यू मिनट्स ले रहा है। और वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आपको लाइव इंप्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ कि हाउ टू डाउनलोड द C++ एंड हाउ टू स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। आप बने रहें मेरे पास इस वीडियो के अंदर, और अंत तक देखते रहें कि मैं एक एक स्टेप्स को किस तरह से राइट कर रहा हूं। जितनी भी मैंने बातें बताई हैं आपको, वेरिएबल, कांस्टेंट, लिटरल्स, हाउ टू रन द फर्स्ट प्रोग्राम, हाउ टू सेव द फर्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वो सारे स्टेप्स मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूं। और इस तरह से देख सकते हो कैसे ये प्रोसेस हो रहा है C++ का सॉफ्टवेयर। और सिंपल तरीके से आपने देखा कि आपने डाउनलोड करा, उसको एक्सट्रैक्ट करा फोल्डर को, देन एग्जीक्यूट प्रोसेस। आई थिंक 1 या 2 मिनट मैक्सिमम लेता है ये सॉफ्टवेयर। और जैसा मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज C++। और इसके बाद आप फिनिश कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशंस, और आपके पास एक आइकन बन के आ जाता है यहाँ पर, और उसमें आप C++ को यूज़ कर सकते हो। और आपको मैं इसका पाथ भी दिखाता हूँ सबसे पहले कि इसका पाथ कहाँ पर होता है। तो आप यहाँ से माई कंप्यूटर्स पे चले जाओगे। माई कंप्यूटर्स पे आपने जैसे ही यहाँ पर माई कंप्यूटर्स आप देख सकते हो, माई कंप्यूटर्स मोस्टली सबका जो ड्राइव, मेन ड्राइव होता है, मास्टर डेटा ड्राइव जिसे हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द C ड्राइव। और C ड्राइव के अंदर आप देख सकते हो टर्बो C के नाम से यहाँ पर आ चुका है, और बिन भी हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स होंगे वो TC बिन TC के अंदर हम रखते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक TC नाम का बना हुआ है एक फ़ोल्डर, और इस फोल्डर को या इस आइकन को आप सेंड टू डेस्कटॉप कर सकते हो, और डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आइकन्स रिप्रेजेंट हो जाता है, और फिर उसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे और अपने प्रोग्राम को एक स्टार्टअप दे देंगे, जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। स्टार्ट टर्बो C++, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर डॉस बॉक्स खुल जाता है, क्योंकि C++ आज का नहीं है, बहुत पुराना है। पहले ये बड़ी स्क्रीन्स पे आता था तो बड़ा टाइम लगता था इसको एग्जीक्यूट होने में। और सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर F5 करके इसको जूमिंग कर लिया है। सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम्स, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, और इधर लिखा है मैंने प्रिंट ए मैसेज। हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। अब मेरे को इस प्रोग्राम में क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर हैश इंक्लूड conio.h, और फिर उसके जस्ट बाद मैंने हैश इंक्लूड iostream.h, ये 2 हेडर फाइल मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग यहाँ से हो चुकी है। आपको कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो उसका एंट्री पॉइंट होता है यहाँ से, दैट इज कॉल्ड द मेन मेथड। यानी कि कोई भी आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है उसके लिए नेसेसिटी क्या है, मेन। यानी कि आप देख सकते हो कि मेन मेथड होता है, और उसके आगे मैंने लगा रखा है वॉइड। डोंट बी वरीड वॉइड क्या होता है, इंट क्या होता है, अभी आपको इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अभी ये कंसेप्ट आपको हिला देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे मेन चीज है, मेन मेथड को आपको एंट्री पॉइंट मानना है। उसके जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, कर्ली ब्रेसेस,
और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना है। जितना भी आप कोड लिखोगे देख सकते हो ये ब्लैंक पड़ा है, अभी कुछ नहीं लिखा मैंने। जितना भी आपको कोड लिखना है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। इसलिए सी प्लस प्लस को भी समटाइम वी कैन से ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। और यहाँ पर आप मेरा सिंपल सा मतलब है कि अपनी प्रोग्रामिंग में क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड एक मैसेज प्रिंट करना है, उसका आउटपुट और उसको सेव कैसे करना है। तो सिंपल तरीके से मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी। सी आउट इज द स्टेटमेंट इन विच वी कैन प्रिंट द मैसेज एज वेल एज वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखते ही मैंने इसको डबल क्लोज में क्लोज कर दिया एंड देन एवरी स्टेटमेंट एंड ऑन द सेमीकोलंस। और उसके जस्ट बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सी आउट के जस्ट बाद सी गेट सी एच। गेट सी एच का रोल होता है कि जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसको कंसोल पे होल्ड करना। एंड अगर आपको प्रीवियस आउटपुट को रिमूव करना है तो आप लगा सकते हो CLR SCR, यानी कि क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन है। और क्लियर स्क्रीन क्या मतलब होता है कि आपने इससे पहले अगर कोई प्रोग्राम नहीं कर रखा तो बाय डिफॉल्ट तो एक ब्लैक की स्क्रीन आ रही है। अगर आपने कोई प्रोग्राम ऑलरेडी कंपाइल्ड कर रखा होता तो उसके लिए हमारे पास वो आउटपुट तो नहीं दिखाना, अब तो नया आउटपुट दिखाना है नए प्रोग्राम के साथ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं CLR SCR, दैट इज कॉल्ड द क्लियर स्क्रीन। और उसके लिए हमारे पास हेडर फाइल होती है conio.h, और गेट सी एच के लिए भी हम conio.h को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सी आउट और सी इन जैसे स्टेटमेंट के लिए वी कैन यूज iostream.h, दैट इज कॉल्ड द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऑफ C++। नाउ वी कैन सेव दिस प्रोग्राम सिंपल तरीके से। जैसे मैं हमेशा बताता रहा हूँ, हर एक फाइल का अपना एक फॉर्मेट होता है और इस फॉर्मेट का मतलब होता है कि फाइल को सेव किस में करा जाए। तो मैंने यहाँ पर FIRST कोई भी आप नाम लिख सकते हो, उसके जस्ट बाद डॉट लगा के क्या लिखना है, .cpb, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है। अब मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि हाउ टू कंपाइल दी प्रोग्राम। सबसे पहले हमें कंपाइल कैसे करना है। तो कंपाइल के लिए आपके पास सिंपल तरीका है, पहला Alt + F9। तो आप Alt + F9 करके देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास दो लाइनें बेसिकली आ रही होंगी, वार्निंग एंड एरर्स। एरर्स का मतलब होता है बग और डिबग का मतलब होता है एरर को रिमूव करना। तो यहाँ पर वार्निंग में आप देख सकते हो कोई वार्निंग नहीं है इस प्रोग्राम में, कोई एरर नहीं है, और सक्सेसफुली प्रेस एनी की, यानी कि अब आप कीबोर्ड का कोई भी की प्रेस कर दोगे और इससे आपके पास ये कंपाइल्ड हो चुका है। नाउ हाउ टू रन दिस प्रोग्राम। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, रन कैसे करें। तो रन करने का सिंपल सा है तरीका, आप यहाँ पर मेन्यू से भी कर सकते हो। यहाँ पर रन लिखा हुआ है और इसके अंदर एक शॉर्टकट बना रखी है Ctrl + F9। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Ctrl + F9। मोस्टली यूजर्स जो यूज करते हैं वो शॉर्टकट यूज नहीं करते, वो क्या यूज करते हैं, यहाँ पर कमांड्स को यूज करते हैं, Ctrl + F9। तो आप Ctrl + F9 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास एक आउटपुट स्क्रीन आने वाली है, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट विंडोज। तो यहाँ देख सकते हो आप हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम जो मैंने सिंपल लिखा तो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि विंडोज़ को देखने का एक और तरीका होता है। अगर सपोज करो मैंने ये कंपाइल नहीं करा होता प्रोग्राम्स, या रन मैं नहीं जाना चाहता और देखना चाहता हूँ कि आउटपुट विंडो कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर आउटपुट विंडो, मेरे पास ये वाली स्क्रीन थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के साथ आपको टाइम टू टाइम वीडियोस अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।